माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। इकोकार्डियोग्राम क्या है? इकोकार्डियोग्राम, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं, कितने मेथड से होती है, सारी बातों पे जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा, ये हार्ट है। हार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं देखिएगा। हार्ट में सबसे पहला कि ये बाहरी लेयर होता है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसमें तो हम एक ही को लेयर बना है ना। ये पेरिकार्डियम आपको दो तरह के लेयर से बनते हैं, फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम। इसके बाद ये बाहर में कुछ फ्लूइड को दर्शाया गया है। बीच का लेयर ये है मायोकार्डियम, इसको बोलते हैं। ये मायोकार्डियम जिसमें कि मसल्स होता है ना, मसल लेयर, ये मायोकार्डियम हो गए। इसके बाद अंदर वाले को इंडोकार्डियम बोलते हैं, इसको भाल्व कहते हैं। भाल्व राइट की तरफ होता है ट्राइकस्पिड भाल्व, लेफ्ट की तरफ होता है बाइकस्पिड भाल्व। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को राइट एट्रियम कहते हैं, इसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। हार्ट को जो दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसको सेप्टम बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम सेप्टम, जो एट्रियम में होता है, जो एट्रियम को डिवाइड करता है। जो वेंट्रिकल को डिवाइड करता है उसको वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल एक एनिमेटेड डायग्राम बना है हार्ट का, क्योंकि हमको समझना होगा कि इकोकार्डियोग्राम में क्या करते हैं। आइए बात करते हैं। इकोकार्डियोग्राम एक डायग्नोसिस के, हार्ट के कंडीशन को देखने के लिए यह एक तरीका है। ये तो इकोकार्डियोग्राम एक डायग्नोसिस का टाइप है, जिसके सहारे हम हार्ट के डिजीज को डायग्नोस करते हैं। तो इकोकार्डियोग्राम इज ए टेक्निक, ए मॉडिफाइड अल्ट्रासोनोग्राफिक टेक्निक, यानी अल्ट्रासोनोग्राफ के जैसा ही यह होता है। यानी यूँ कहिए कि उसी मशीन से होता है, उसका थोड़ा मोड अलग थोड़ी सी होती है। तो जस्ट ये कि यह अल्ट्रासोनोग्राफी के जैसा ही होता है, जो अल्ट्रासोनोग्राफिक मशीन के द्वारा हार्ट के कंडीशन को पता लगाते हैं। इसको कैसे पता लगाते हैं? बाय अल्ट्रासाउंड के द्वारा, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के द्वारा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये आपका हुआ क्या? अल्ट्रासाउंड। ये इक्को के बारे में। अच्छा, इक्को क्या हुआ? इक्को एक साउंड को बोलते हैं। इक्को मतलब साउंड। जैसे आप कभी आवाज़ देते हैं रात उत के समय, तो कैसे वो वाइब्रेटिंग साउंड होती है, तो उसी को हम इक्को साउंड कहते हैं। तो देखिए, तो इक्को साउंड के द्वारा हार्ट के बारे में जो पता लगाते हैं, उसी को हम इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो हार्ट का क्या पता लगाते हैं? तो हार्ट का दो कंडीशन को पता लगाते हैं। एक हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं और एक हार्ट के पंपिंग फंक्शन को देखते हैं। यानी इकोकार्डियोग्राम डिटरमाइन कार्डियक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी कार्डियक पंप, कितना ब्लड को ये पंप कर रहा है, इसको देखने के लिए हम इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। तो इतना याद रखना होगा हमें कि इकोकार्डियोग्राम का रोल दो जगह पे होती है। अब हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम से क्या क्या देखते हैं। तो याद रखना होगा इस चीज़ को कि हम लोग इकोकार्डियोग्राम से क्या क्या चीज़ को देख लेते हैं। इसे बताएंगे हम वन बाय वन करके बताते हैं कि टोटल हम लोग 7 बात देखते हैं, 7 कंडीशन देखते हैं इकोकार्डियोग्राम से। क्या क्या देखते हैं वन बाय वन करके जिक्र कर रहे हैं कि इकोकार्डियोग्राम से क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले याद रखना होगा, शॉर्ट में फार्मूला है भी, यानी 4V बी 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 4V SWE, है ना। 4VSWE बोलते हैं। ये एक तरीका है आपको समझने के लिए, हम बता रहे हैं आपको कि इकोकार्डियोग्राम से क्या क्या देखते हैं। देखिए, पहला भी का मतलब होता है
भी का मतलब हो गया भाल्व। यानी हम लोग क्या करते हैं, इकोकार्डियोग्राम से भाल्व को देखते हैं। अब आपको मालूम होगा भाल्व का क्या देखते हैं। तो भाल्व का कौन कौन से कंडीशन देखते हैं। तो पहली बात है, ये भाल्व कितने होते हैं, टोटल 4। 2 हार्ट में होता है और 2 ब्लड वेसल्स में होता है। ब्लड वेसल्स में कहाँ पे, जैसे कि आपको बताते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे एनिमेटेड डायग्राम के द्वारा ही। यहाँ पे एक ऑर्टिक भाल्व होता है यहाँ पे, और इधर में आपको मिलेंगे फिर ऑर्टिक भाल्व, और यहाँ मिलेगा आपको पल्मोनरी भाल्व, है ना, पल्मोनरी भाल्व। तो यानी कि 2 भाल्व यहाँ हो गया। यानी राइट हार्ट में ट्राइकस्पिड भाल्व, लेफ्ट हार्ट में बाइकस्पिड भाल्व। राइट वेंट्रिकल से जो निकलता है लंग्स के लिए उसको पल्मोनरी भाल्व कहते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सिस्टम के लिए ब्लड निकलता है, जो एरोटा में रहता है, उसको हम एओर्टिक भाल्व कहते हैं। तो इस इकोकार्डियोग्राम से हम क्या क्या देखते हैं। तो इकोकार्डियोग्राम से इस भाल्व को देखते हैं। इस भाल्व में क्या देखेंगे, भाल्व की इलास्टिसिटी कैसी होती है। तो पहला याद रखना होगा कि भाल्व में हम लोग भाल्व के इलास्टिसिटी को देखते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि भाल्व का डायरेक्शन क्या है। ऐसा तो नहीं कि भाल्व, क्योंकि डायरेक्शन सबका फिक्स है, कि इसका डायरेक्शन वेंट्रिकल की तरफ होता है और इसका डायरेक्शन आपको एरोटिक या पल्मोनरी लुमेन की तरफ होता है। तो अगर डायरेक्शन सपोज अपोजिट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, भाल्व प्रोलैप्स बोलेंगे। तो भाल्व का नंबर 2 चीज देखते हैं क्या, डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन। इससे हम लोग क्या देखते हैं कि भाल्व प्रोलैप्स है या नॉर्मल कंडीशन में है। नंबर 3 में हम लोग इस भाल्व का हम लोग ओपनिंग देखते हैं, ओपनिंग। यानी कि भाल्व कितना ओपन है ये। जैसे आपको मालूम होगा इसमें कि जो बाइकस्पिड भाल्व है, इसका जो ओपनिंग होता है वो 4 से लेकर के और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एवरेज में बोलते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये इतना इसका ओपनिंग होना चाहिए। अगर इसका ओपनिंग घट जाएगा, जैसे 4 से 3 हो गया, तो क्या बोलेंगे, माइल्ड मेटल स्टेनोसिस। अगर ये 3 से 2 हो जाता है, मॉडरेट स्टेनोसिस बोलते हैं। 2 से 1 हो जाता है, सीवियर स्टेनोसिस बोलते हैं, है ना। तो यानी कि यह स्टेनोसिस को बताता है। तो इसीलिए हमको ये देखना होता है। नंबर 2, ट्राइकस्पिड भाल्व का भी जो ओपनिंग होता है वो 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका भी ओपनिंग अगर घटेगा तो हम वहाँ भी हम लोग स्टेनोसिस बोलेंगे। इसके बाद आपको अगला जो कंडीशन मिलता है वह है ऑर्टिक भाल्व। ऑर्टिक भाल्व का जो कितना होता है ओपनिंग, तो ऑर्टिक भाल्व का मिलेगा आपको 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पल्मोनरी ऑर्टिक के मिलते हैं, और 3 से 4 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेंगे पल्मोनरी का मिलता है। तो ये हो गया आपको डायमीटर हो गया, और ये हम लोग भाल्व को देख लेते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, इकोकार्डियोग्राम में सबसे पहले हम लोग भी मतलब भाल्व को देखते हैं, और चारों भाल्व को इसमें देख लेते हैं। भाल्व के बाद अब नंबर 2 दूसरा भी से क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब हो गया, भी से हो गया वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में क्या है कि कितना स्पीड से ब्लड इंटर करता है और कितना स्पीड से ब्लड बाहर निकलता है। यहाँ पर हम लोग स्पीड को देखते हैं। स्पीड को देखते हैं कि इनपुट का स्पीड क्या है और आउटपुट का स्पीड क्या है। वेलोसिटी ऑफ ब्लड इंटर इन हार्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लड आउटपुट फ्रॉम हार्ट। यानी हार्ट में कितना स्पीड से ब्लड आता है और कितना स्पीड से बाहर निकलता है, इसको हम इकोकार्डियोग्राम से देखते हैं। या भी आप जब उसमें डॉपलर का मोड बनाते हैं तो आपको इनपुट और आउटपुट का वहाँ पर पता चलता है। जैसे इनपुट आपको ब्लूइश कलर के दिखाई देंगे और आउटपुट आपको
रेड कलर या पिंक कलर में दिखाई देता है। या आपको यह भी देख सकते हो उसमें आपको कि आप इसमें भी आपका डायरेक्शन देखने पे पता चलता है, कहीं कहीं पे डायरेक्शन हम लोग उल्टा भी हो जाती है। तो नंबर 2 आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। अब आते हैं नंबर 3 भी, तीसरा भी से हो गया आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किसका, चेम्बर का वॉल्यूम, राइट एट्रियम का वॉल्यूम, लेफ्ट एट्रियम का वॉल्यूम, राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम और लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम। हम जानते हैं ये जो हार्ट का 4 चेम्बर जो होता है इसमें आपका फिक्स होता है। चेम्बर नंबर 1 कहते हैं किसको हम, राइट एट्रियम को। चेम्बर नंबर 2 कहते हैं लेफ्ट एट्रियम को। चेम्बर नंबर 3 बोलते हैं राइट वेंट्रिकल को। और चेम्बर नंबर 4 बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो यहाँ पर चेम्बर भी काउंट रहता है यहाँ पे, जिसमें कि चौथा नंबर चेम्बर तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी, अभी बताने वाले हैं। तो चेम्बर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, अगर वॉल्यूम अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल देखा देगा आपको, अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो उसमें हाइपरट्रोफी रहते हैं। जैसे अगर चेम्बर नंबर 1 अगर बड़ा है तो क्या रहेगा लिखा हुआ, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी। चेम्बर नंबर 2 बड़ा रहेगा तो लिखा रहेगा लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी। चेम्बर नंबर 3 राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। और चेम्बर नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। यानी ये कार्डियोमिगैली के लिए हमको चेम्बर देखना पड़ता है, और कार्डियोमिगैली को हम इसी से देखते हैं हार्ट का साइज कितना हो चुका है, यह भी हम लोग इसी देखते हैं। तो यह क्या हो गया आपका तीसरे नंबर वॉल्यूम हो गया। अब जो अगला जो चौथे नंबर का आता है अगला जो भी होता है इसका मतलब होता है वेसल्स। देखिए वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स में अच्छा वॉल्यूम में एक चीज और देख लेते थे। वॉल्यूम में हम लोग कार्डियक टेम्पोनेट को भी देख लेते हैं और कार्डियक कोलैप्स को भी देख लेते हैं। अगर इसका साइज अगर डिक्रीज कर जाएगा तो ये भी आपको वॉल्यूम से पता लगता है, यानी कार्डियक टेम्पोनेट एंड कार्डियक कोलैप्स भी हम लोग वॉल्यूम से देखते हैं। अगला जो भी होती है वह है वेसल्स। वेसल्स में कौन से वेसल्स, जो वेसल जैसे एरोटा को देख सकते हैं, कोरेक्शन ऑफ एरोटा बाय द वे, एरोटा के अंदर का जो पाथ है वो सही नहीं है। दूसरे नंबर पे एरोटिक एनोरिज्म को देख सकते हैं, एरोटा में अबनॉर्मल डायलेटेशन हो चुका है, तो इसके लिए भी हम लोग इसी से देखते हैं। पल्मोनरी, इसमें पल्मोनरी वेन में हाइपरटेंशन, यानी कि इसमें पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कितना है इसको देख लेते हैं हम लोग, यानी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। और उसके बाद एक आपको मिलता है डक्टस आर्टरियोसस, जो कि इंट्रायूटाइन लाइफ में रहता है वो, लेकिन जन्म के 1 महीने के बाद वो बंद हो जाता है। जो डक्टस आर्टरियोस कहीं खुला रहता है किसी किसी में, तो उसको बोलते हैं पीडीए या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। और पीडीए जो होता है आपको, ये आपको क्या होता है डक्टस आर्टरियोसस, ये आपको इस स्ट्रक्चर होता है, आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ये पल्मोनरी आर्टरी से लेकर के और आर्च ऑफ एरोटा के बीच में एक ब्लड वेसल्स होती है जो इंट्रायूटाइन लाइफ में ही होता है, लेकिन जन्म के बाद ये बंद हो जाता है। तो ये जो डक्टस आर्टरियोसस खुला रहेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। हम लोग इसमें ऐसे नहीं बना पाए क्योंकि अगर दोनों को चलेंगे तो यहाँ पर बहुत शॉर्टली होता है ये, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एरोटा के बीच में एक डक्ट होता है जिसको हम लोग डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग इसी इकोकार्डियोग्राम से पता लगाते हैं। अगला है आपका 4 भी तो समझ में आ गया। अगला जो आपका आता है वो है एस। एस का मतलब क्या होता है, सेप्टम। सेप्टम देखिए, सेप्टम 2 को होता है, एगो एट्रियम सेप्टम एक होता है, वेंट्रिकल सेप्टम होता है। सेप्टम के डिजीज को पता लगाने के लिए सेप्टम का थिकनेस कैसा है, सेप्टम में होल तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेप्टम में डिजीज होती है इसमें दोनों के बीच में होल हो जाता है। होल का मतलब या संट बन जाता है, जैसे वेंट्रिकल बन जाता है वेंट्रिकल संट। तो ASD आर्टियल सेप्टम डिजीज या VSD वेंट्रिकल सेप्टम डिजीज, इसको पता लगाने के लिए हम लोग इकोकार्डियोग्राम करते हैं। और इसमें आपका अगर बाय द वे इस आर्टियल में अगर होल होगा फिर भी पता चल जाएगा आपको इकोकार्डियोग्राम से, या वेंट्रिकल में अगर होल होगा तभी या संट बन जाता है
ये भी पता चल जाएगा आपको इकोकार्डियोग्राम से। यानी सेप्टम के होल को पता लगाने के लिए हम यह इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। तो यहाँ आप देख लिए 4VS देख लिए। अब हम लोग आते हैं अगला, इस सब स्ट्रक्चर पे आप बात कर रहे हैं। अगला है W से हो गया वाल। देखिए अब ये अगला आता है वाल में क्या देखते हैं, देखिए वाल का थिकनेस देखते हैं कि वाल का थिकनेस क्या है। आप जानते हैं कि 4th चेम्बर का वाल का थिकनेस बड़ा होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम लोग देखते हैं इसके काइनेसिया के बारे में। काइनेसिया का मतलब होता है मसल्स का टोन को देखते हैं कि इसका टोन क्या है। तो अगर बाय द वे अगर इसका टोन अगर सपोज दैट अगर ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटोनिया हो जाता है। हाइपरटोनिया कब होता है, जैसे सोडियम का लेवल बढ़ जाने पे या ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हाइपरटोनिया हो सकता है, तो उसमें आप वो भी गड़बड़ है आपके लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आपको मिलेगा हाइपोकाइनेसिया। याद रखिएगा, हाइपोकाइनेसिया का मतलब होता है कि जो हार्ट का जो टोनिसिटी है ये लॉस कर जाने को बोलते हैं हाइपोकाइनेसिया। अब ये हार्ट का टोनिसिटी क्यों गायब होता है, कभी कभी रिपोर्ट में रहेगा लिखा हुआ ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया। ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया का मतलब होता है कि हार्ट का पूरा जो लेयर है ना, जो मायोकार्डियम का पूरा लेयर, पूरा जितना भी पार्ट है इसका, यानी एट्रियम का मायोकार्डियम, वेंट्रिकल का मायोकार्डियम, यानी सारे मायोकार्डियम का जब टोन जब डिक्रीज कर जाता है एक साथ, तब उसको बोलते हैं ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया। अब ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया आपको कब मिलेगा, जनरली सबसे ज़्यादा मिलता है आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज केस में, मायोकार्डाइटिस के केस में, मायोकार्डियल इस्केमिया जब होगी तब उस केस में आपको ज़्यादा मिलेंगे। यानी RHD में सबसे ज़्यादा मिलता है आपको ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया। या फिर अगर किसी पेशेंट का पोटासियम का लेवल बहुत हाई होता है या कैल्शियम का लेवल बहुत डिक्रीज कर जाता है, तो वहाँ भी हमें ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया मिलता है, याद रखिएगा। अब आते हैं नंबर 2, लोकल हाइपोकाइनेसिया। लोकल हाइपोकाइनेसिया का मतलब होता है कि कोई एक हार्ट का कोई एक पार्ट का टोन गायब हो गया है, याद रखिए। मतलब कोई एक पार्ट का, सपोज दैट यहीं का टोन गायब हो गया, तो मान लीजिए तो उसमें आपको रहेगा एंटीरियर हाइपोकाइनेसिया रहेगा लिखा हुआ, या पोस्टीरियर हाइपोकाइनेसिया लिखा रहता है। अगर ऐसा रिपोर्ट में रहेगा लिखा हुआ एंटीरियर हाइपोकाइनेसिया या पोस्टीरियर हाइपोकाइनेसिया, इसका मतलब होता है कि उस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था। तो हार्ट अटैक में आपको एंटीरियर या पोस्टीरियर हाइपोकाइनेसिया लिखा रहता है, यानी कोई हार्ट का एक पार्ट उसका इन्फार्क्ट हो चुके हैं और वहाँ में किसी भी तरह का टोनिसिटी नहीं है। तो ये हो गया मेरा छठा पार्ट। अब बात करते हैं 7वें नंबर पे ई के बारे में। ई का मतलब होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। ई का मतलब होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, अब सुनिए इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, इधर में सब तो बता दिया आपको हम। देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट वेंट्रिकल का भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि जब ये प्रीसिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 ml के अप्रॉक्स में ब्लड होता है, कितना 120 ml। इसमें से आपको मालूम होगा कि 70 से लेकर 90 ml यानी एवरेज में 80 ml ब्लड बाहर निकलता है। आप जानते हो इस बारे में। यानी अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये लगभग 60 से लेकर के और 70% होता है और एवरेज में 65% इजेक्शन होता है। तो याद रखिए इस चीज़ को कि इजेक्शन फ्रैक्शन आपका वैल्यू, आपका क्या हुआ इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब कि जितना ब्लड या हार्ट में रहना चाहिए प्री सिस्टोल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, और सिस्टोल के समय कितना ब्लड निकलता है। तो प्री सिस्टोल वॉल्यूम 120 ml होता है और निकलता है इसमें लगभग 70 to 90 के बीच में, यानी इसका फ्रैक्शन हो गया 65%। यानी 65% एक नॉर्मल या 100% फ्रिक्शन इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं,
इतना ब्लड निकलना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में अगर परसेंटेज कम गया है, सपोज दैट 50% इजेक्शन फ्रैक्शन है, इसका मतलब इसका इजेक्शन फ्रैक्शन घट रहा है। किसी किसी का 40% हो गया और घट गया है, किसी का 20% हो गया, इसका तो बहुत घट गया है। हाँ, याद रखिए, जीने के लिए 15 से 20% इजेक्शन फ्रैक्शन चाहिए। इससे कम होने पे मल्टी ऑर्गन फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जितना अमाउंट यहाँ से ब्लड जो निकलता है 1 मिनट में लगभग 5500 ml यानी कि 5-5.5 लीटर ब्लड एक बार में 1 मिनट में यहाँ से निकलता है। याद रखिएगा, हार्ट एक मिनट में 5500 ml यानी कि 5.5 लीटर ब्लड को वो क्या करता है, पंप करता है। अगर बाय द वे ये पंप अगर कम करेगा तो पूरे ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि हर ऑर्गन में ब्लड का अमाउंट फिक्स होता है, लीवर से लेकर के हर ऑर्गन तक उससे उतना चाहिए ही उसको। अगर यह अमाउंट अगर घट गया तो ऑर्गन धीरे धीरे फेलियर हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बोला जाता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन एक नॉर्मल रहना चाहिए। तो इजेक्शन फ्रैक्शन 65%, 60%, 50%, 50% से नीचे आने पे प्रॉब्लम आने लगता है। ये इस बात को याद रखेंगे कि वहाँ पर 50% तक जल्दी सिम्टम तो जल्दी नहीं मिलेगा आपको, ये 50 के नीचे सिम्टम आने लगता है। इसमें यह आपका हो गया इकोकार्डियोग्राम का डाटा के बारे में। आप डाटा देखिए तो जरूर मिलेगा। अब हम लोग बात अगला चल रहा है, इकोकार्डियोग्राम कितने मेथड से होती है। देखिए, इकोकार्डियोग्राम के लिए कई मेथड होता है, 5 मेथड इकोकार्डियोग्राम से करते हैं। हम लोग मेथड में बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं। टाइप और मेथड दोनों बोल सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला होता है, इसमें सबसे पहला है ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राम। सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट यही होता है, ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राम। इसमें क्या किया जाता है कि मरीज को सुपाइन पोजीशन पर रख करके रेस्टिंग पीरियड में रखते हैं और उस पर क्या करते हैं कि चेस्ट वाल पर हाइड्रोफिलिक जेल रख करके और जो ट्रांसड्यूसर होता है उस ट्रांसड्यूसर के सहारे मूव करते हैं। और उसके बाद हार्ट के इस कंडीशन को बोले, अभी हम जो 7 पार्ट जो बोले हार्ट का, इस कंडीशन को हम पता लगाते हैं, जिसको हम ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं, ये कॉमनेस्ट है, कोई इसमें पेन नहीं होता है, नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है ये। बस जो भी है जेल का इरिटेशन जो होती है वो अलग बात हो गई। तो पहला जो होता है वह TTE बोलते हैं, ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर होता है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम। स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम क्या बोलते हैं कि ऐसे मरीज जिसको कि नॉर्मल TTE में, जो रेस्टिंग TTE में, जो TTE में उसको कोई भी फाइंडिंग नहीं आता है, लेकिन सिम्टम उसका हार्ट का आ रहा है, तो उस पेशेंट को हम स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ट्रेड मिल पर मरीज को हम लोग रन करते हैं, उसके बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पर रख करके और उसका हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम या ट्रेडमिल इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इसका दोनों नाम होता है, ट्रेडमिल इकोकार्डियोग्राम TME, ट्रेडमिल इकोकार्डियोग्राम। जैसे बताए थे TMT के बारे में, ट्रेडमिल एक होता है ECG होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। अब जो बात करते हैं नंबर 3, 2 हो गया, तीसरा नंबर पर होता है ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम TEE। उस मरीज का कि जिसको कि हम लोग थोरैसिक एरिया से हम लोग वहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, अगर सपोज दैट उसका इकोकार्डियोग्राम, तो उसको हम लोग माउथ के सहारे ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट करके और ऑसोफेगस बहुत नज़दीक हो जाता है हार्ट का, और वहाँ से जब हम लोग इस हार्ट के कंडीशन को पता लगाते हैं, ये 7 पार्ट, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। यानी उसमें हम लोग माउथ के सहारे जैसे इंडोस्कोपी ले जाते हैं ना, उसी तरह से हम लोग ट्रांसड्यूसर को ले जाते हैं। और थोड़ा इसमें कष्ट तो होता है मरीज को, हो सकता है कि मरीज को एनेस्थीसिया भी देना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंडीशन में लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम।
यह क्यों करते हैं? जिस मरीज का थोरैक्स से दिक्कत होती है इकोकार्डियोग्राम लेने में, या कोई मोटा पेशेंट हो, कोई ऐसा ओबेस पर्सन हो, या जिसके ब्रेस्ट में कैंसर हो, या नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसएसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करते हैं। इसके बाद अगला होता है आपका डॉपलर इकोकार्डियोग्राम। डॉपलर इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि हम लोग ब्लड के वेलोसिटी को देखने के लिए, एक्चुअल ब्लड के वेलोसिटी को देखने के लिए, ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को देखने के लिए हम डॉपलर इकोकार्डियोग्राम करते हैं। ये बहुत रेयर केस में कराते हैं। और लास्ट में होता है फीटल इकोकार्डियोग्राम। फीटल इकोकार्डियोग्राम, देखिए ये जो 5वां नंबर जो हो गया फीटल इकोकार्डियोग्राम, ये किसको बोलते हैं? देखिए फीटल इकोकार्डियोग्राम क्या होता है कि जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो बच्चा होता है उसका जब हम लोग हार्ट के कंडीशन को देखते हैं तो उसको फीटल इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। वह कब करते हैं? वैसा बच्चा जिसका कि हार्ट रेट जो होता है वह इरेगुलर रहता है, हार्ट बीट इरेगुलर होता है, वो ब्लड हार्ट जो बच्चा है उसका मूवमेंट अबनॉर्मल होता है, प्रीवियस हिस्ट्री उसका अगर बाय द कंजाइटल डिजीज का था, प्रीवियस हिस्ट्री उसका कंजाइटल डिजीज में थे, ये सारे केस में हम लोग क्या करते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही उस बच्चे का इकोकार्डियोग्राम करके देखते हैं। इसमें डाटा मिलेगा आपको। ये जितने भी आप देखें ये इकोकार्डियोग्राम का थ्योरी था ये, और यह थ्योरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस थ्योरी में या आपको कभी ग्राफ कभी रिपोर्ट मिलता है और आपको अगर दिक्कत होती होगी समझने में, आप हमको जरूर पूछ सकते हैं, हर रिपोर्ट के बारे में बता देंगे आपको हम। ये था आपका इकोकार्डियोग्राम, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।